नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 10वीं हिंदी की किताब पढ़ रहे हैं क्षितिज और कृतिका। क्षितिज की श्रृंखला में हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ लिया है, सूरदास के पद पढ़ लिए हैं। इसी तरीके से हमने कृतिका में साना साना हाथ जोड़ी पढ़ लिया है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैं क्यों लिखता हूँ, जो कि अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया एक बेहतरीन निबंध है। हम देखेंगे कि किस तरीके से अज्ञे जी ने कृतिकार और लेखक के बारे में बोला है। इस तरीके से उन्होंने कहा है कि मैं क्यों लिखता हूँ, ये जानने के लिए लिखता हूँ कि आखिरकार मैं क्यों लिखता हूँ। ये भी जानेंगे कि लेखक आखिरकार लिखने के लिए क्यों इतना प्रेरित कर रहे हैं, क्या कारण है लिखने के पीछे का। हम जानेंगे अनुभव और अनुभूति क्या होती है, हम जानेंगे आंतरिक दबाव क्या है, बाहरी दबाव क्या है और अज्ञे जी को ऐसा कौन-सी व्यवस्था है, जो उन्हें प्रेरित करती है लिखने के लिए? तो ये सब कुछ हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया गीता भाग 2 में वर्णित यह पाठ, मैं क्यों लिखता हूँ? चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको याद है कि हम कक्षा 10वीं की क्षितिज भाग 2 जिसमें हमने सूरदास के पद और साथ में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पे पूरी बातचीत कर ली है। इसी श्रृंखला में हम कृतिका भाग 2 से जो हमारा महत्वपूर्ण पाठ है, मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया पाठ, उसकी श्रृंखला हमने शुरू कर दी है। भाग 1 ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है? ज़रा देखिए कि हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया है कि लेखक कहते हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ, ये जानने के लिए लिखता हूँ कि आखिरकार मैं क्यों लिखता हूँ, ठीक है? लिख कर के ही आप जान पाएँगे कि आखिरकार लिखने की वजह क्या है। फिर उसके बाद उन्होंने 2 बातें बताई कि कृतिकार और लेखक में क्या अंतर है। ये आपको समझना है बहुत अच्छे से, ये भी मैंने आपको बता दिया मैंने अपने पहले भाग में। उसके बाद उन्होंने बताया कि आंतरिक दबाव क्या है, बाहरी दबाव क्या है। फिर उसके बाद उन्होंने अलार्म का ज़िक्र किया और साथ में अपना एक विज्ञान का छात्र होने का एक ज़िक्र किया उन्होंने और बताया कि मैं विज्ञान का छात्र होते हुए मैंने अणु बम के बारे में सैद्धांतिक नॉलेज ज्ञान अर्जित किया, ठीक है? लेकिन इसका प्रयोग कब देखा गया? जब हिरोशिमा में अणु बम गिरा दिया गया अमेरिका के द्वारा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद देखिए, अब उन्होंने बताया कि जितने भी उसके रिज़ल्ट आए बम गिरने के बाद, ये सब इसके विवरण पढ़ता रहा इन्होंने। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है, वह बौद्धिक प्रकरण से आगे की बात है। मतलब समझना क्या है? अनुभव को इन्होंने यहाँ पे साफ-साफ बताया कि यह बौद्धिक स्तर की बात है। बौद्धिक मतलब कि बुद्धि स्तर की बात है और अनुभूति को अनुभव से ज़्यादा बड़ा बताया है, ठीक है? अनुभूति को अनुभव से बहुत ज़्यादा बड़ा बताया है और उसके बारे में भी बोला है। सीबीएसई ने कई बार इस पे सवाल पूछा है कि अनुभूति और अनुभव में क्या अंतर है? या लेखक के अनुसार अनुभूति और अनुभव क्या है? अब उन्होंने बताया कि इसलिए कविता मैंने इस विषय पर नहीं लिखी, जो युद्ध काल में भारत की पूर्वी सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हज़ारों मछलियाँ मार देते थे, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी-सी होती थी। और जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी, उससे एक सीमा तक अणु बम द्वारा व्यर्थ जीवन नाश का अनुभव तो कर ही सका था। मतलब कहना क्या चाह रहा है? देखिए ध्यान समझिए। कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा करके लोगों के मरने की खबर सुनकर के एक अनुभव हुआ, ठीक है? है ना? ये अनुभव ध्यान रखना है आपको कि वो प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव कब हुआ? कि जब ब्रह्मपुत्र में सैनिक क्या कर रहे हैं? बम फेंक करके हज़ारों मछलियों को मार दे रहे हैं।
जानें यहाँ भी गई हैं और जानें यहाँ पे भी गई हैं, जापान में भी। दोनों से अनुभव तो मिल सकता है, लेकिन अनुभूति नहीं मिली। ठीक है? तो बोला उन्होंने ना देखिए कि एक सीमा तक अणु बम द्वारा व्यर्थ जीवनाश का अनुभव तो कर सका। कैसे अनुभव हुआ? कि ये जो मछलियाँ मरी उस मरने से आप अनुभव ये बात लगा लेंगे कि जापान में भी लोग ऐसे बम गिरने की वजह से मरेंगे, मरे होंगे। ठीक है? तो अनुभूति तो नहीं हुई लेकिन अनुभव के स्तर पे मामला समझ में आ गया। ठीक है? अब आगे देखिए उसके बाद अब उन्होंने क्या किया कि ये जो अनुभव था उस वो अनुभूति के स्तर पे पाने के लिए स्तर पे लाने के लिए इन्होंने जापान का दौरा किया। जापान जाने का अवसर मिलता है, हिरोशिमा भी जाते हैं, वहाँ हॉस्पिटल में देखा जहाँ पे रेडियो एक्टिव तत्व से जो लोग घायल हुए थे और वर्षों से कष्ट पा रहे थे, उन्हें भी देखा। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ। अब देखिए, समझ में आया? अब आपने क्या देखा 2 चीज़ कि अभी यहाँ अनुभव की बात की जा रही है 2 जैसे क्या? कि एक जापान पर बम गिराना, जापान पर बम का गिरना, ठीक है? और मछलियाँ मारना, ठीक है? मछलियाँ कैसे मारा गया है? बम गिराकर, ठीक है ना? ये बम कर दीजिए, ठीक है? बम गिरा कर के मछलियाँ मारी गई हैं, है ना? और वो कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र में, ठीक है ना? तो दोनों जगह पे बम गिरने से लोगों की जानें गई हैं, तो ये अनुभव तो समझ में आया, दोनों अनुभव उनको समझ में आया और अच्छे से अनुभव प्रत्यक्ष अनुभव कब हुआ? देखिए यहाँ पे प्रत्यक्ष अनुभव कब होता है? जब वो जाते हैं जापान में। यहाँ पे प्रत्यक्ष अनुभव तो यहीं पे हो गया क्योंकि भारत की बात थी तो आप जाकर के देख सकते थे, तो उन्होंने देख लिया जाकर के, है ना? समझ में आ गया। लेकिन अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ है, कम से कम कृतिकार के लिए तो बिल्कुल ही। ध्यान करिए कि हमने कृतिकार और लेखक के बारे में आपको बता दिया है। कृतिकार लेखक से बड़ी चीज़ है। अनुभव तो घटित का होता है, अनुभव एक्सपीरियंस आप किसका कर सकते हो? केवल जो घट रहा है। पर अनुभूति क्या चीज़ है? अनुभूति वो चीज़ है, जो आपको संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात करा देगी, जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। मतलब समझना क्या है कि अनुभव प्रत्यक्ष का होता है, ठीक है? आप अनुभव कर सकते हैं ये बात। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बड़ा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है। आप एसिड अटैक का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, ठीक है? मान लें आपने किसी के ऊपर देखा कि एसिड अटैक हुआ है और आप देख रहे हैं, अपनी आँखों के सामने उसको तड़पता हुआ देख रहे हैं, ठीक है? आप उस दर्द का अनुभव कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो चीख रहा है, जिस तरीके से आवाज़ें आ रही हैं, आप उससे उसके दर्द का अनुभव तो कर पा रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभव तो कर पा रहे हैं, लेकिन अभी आप उसको अनुभूति के स्तर पे आप समझ नहीं पाए हैं। सपोज़ करिए कि आप किसी दिन केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में आप काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपसे बिल्कुल कंसंट्रेटेड एचसीएल आपकी उँगलियों पे गिर जाए, कंसंट्रेटेड एचसीएल आपके उँगलियों पे गिर जाए और उसने उँगलियों को खाना शुरू किया, उँगलियों को गलाना शुरू किया। अब आप देखिए, ये जो अनुभूति होगी, है ना? कौन-सी वाली? जो इससे पहले वाली अनुभव हो चुका है आपको एसिड अटैक का, तुरंत आपको आत्मसात करा देगा कि कितना भयंकर दर्द हुआ होगा। आप खुद उस एसिड अटैक के भोक्ता बन जाएँगे, मतलब कि आपको लगेगा कि वो एसिड अटैक आपके ऊपर हुआ है, ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको समझना है क्या कि अनुभूति क्या है? अनुभव से बड़ी चीज़ है और अनुभूति वो है जो संवेदना के स्तर पर और कल्पना के सहारे आपको उस सत्य से रूबरू करा देगी, जो आपके साथ घटित नहीं हुआ है। उस सत्य को एकदम सामने ला कर के रख देगी, जो आपके साथ घटित नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे जापान में जो बम गिरा हुआ है, जो बम गिरने के बाद जो दृश्य हुआ होगा, वो अभी लेखक को समझ में नहीं आ रहा है ना? उसका वो प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? अब आगे देखिए, जो आँखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे अनुभूति प्रत्यक्ष की बात की गई है कि जैसे आपने क्या देखा, अनुभव प्रत्यक्ष की बात देख ली, ठीक है? कि किस तरीके से अनुभव आपके सामने तो आ जाता है, लेकिन वो अनुभूति के स्तर तक मामला नहीं पहुँच पाता है। क्यों? क्योंकि अनुभूति हमेशा क्या है? बौद्धिक स्तर की चीज़ है, बौद्धिक स्तर का है। आप इसको अनुभूति को समझ सकते हैं कि ये आपका आत्मीय स्तर की चीज़ है, कि चीज़ें आत्मा तक पहुँच गई और आत्मा के अंदर तक झकझोर दिया आपको, है ना? अब देखिए क्या हुआ, फिर उसके बाद हिरोशिमा में ही सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की
कसर थी। मतलब कि अभी तक ये फ़ील नहीं हो पा रहा है कि वो चीज़ इन्होंने पूरी अपनी आँखों के सामने होते हुए देख लिया। एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर लंबी उजली छाया है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है, देखिए ये, है ना? ये एक लंबी उजली छाया है, ठीक है? किसी एक इंसान की छाया है और यहाँ पे आपको वो दिख रहा है, ठीक है? एक लंबी उजली छाया है ना? विस्फोट के समय कोई वहाँ खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियो एक्टिव तत्व, जो रेडियोधर्मी तत्व थे, किरणें थीं, रेज़ थीं, वो रुद्ध हो गई, मतलब कि उसके शरीर में फँस गई होंगी, जो आस-पास से आगे बढ़ गई, उसने पत्थर को झुलसा दिया। मतलब कि जैसे यहाँ पे हाथ है उसका, तो जब हाथ पे रेडियोधर्मी तत्व आए इस तरीके से, तो उसने क्या किया, बॉडी को पिघलाने में अपनी ऊर्जा खत्म कर दी। बॉडी को पिघलाया उसको, है ना? और जो अगल-बगल से निकल गई, उसने पत्थर को झुलसा दिया। तो उसका एक चित्र बन गया इस पत्थर पे। जैसे पहले एक्स-रे से फ़ोटो खींचते थे, याद है आपको? कि जिसमें नेगेटिव निकलता था, देखा है ना नेगेटिव इस तरीके से आपने देखा होगा कि ऐसा वाला होता था नेगेटिव, तो उसमें आपकी फ़ोटो आती थी ऐसे करके ना, तो उसमें क्या है कि एक्स-रेज़ गई हैं और जब आप जहाँ खड़े हैं, तो वो आपकी बॉडी में गई और बाकी उसके पास से पार हो गई, तो वो एक प्रिंट निकल कर के आ गया, है ना? तो उस व्यक्ति पर अटकीं, उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी हुई है। ये पूरा जो दुखांत था बिल्कुल पत्थर पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा था, ठीक है ना? अब उसके बाद देखिए, उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा, अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा जलते हुए सूरज सा उग गया और डूब गया, है ना? हुआ क्या, जैसे ही इस चित्र को देखा लेखक ने, वैसे ही उसको लगा कि वो एक सूरज झलका सामने और पूरा दृश्य आँखों के सामने आ गया कि क्या हुआ होगा उस समय पे, ठीक है ना? उस क्षण मैं अणु विस्फोट में मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। कितनी बड़ी बात बता दी देखिए। अब उनको लगने लगा एक समय के लिए कि वो खुद हिरोशिमा का जो विस्फोट हुआ था, उस जगह पे वो खुद वहाँ पे खड़े थे। ये कंडीशन आ गई, ठीक है? तो आप इसको लेखक मान सकते हैं, है ना? ठीक है? तो इस कंडीशन में आ गए। इसी में से वह विवशता जागी, भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। बुद्धि का स्तर कहाँ तक है? अनुभव का स्तर है। अब वो कहाँ पहुँच गया? संवेदना के स्तर पे पहुँच गया, के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे-धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे-बैठे। यह कविता अच्छी है या बुरी, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। लेखक को इससे कोई मतलब नहीं है कि यह कविता अच्छी है या बुरी, इससे कोई मतलब नहीं है। बस मेरे निकट वह सच है क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है, यह मेरे निकट महत्व की बात है। ठीक है? अनुभूति जिसे उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया और ये सबसे इम्पोर्टेंट है इनके लिए। ठीक है? तो ये हिरोशिमा पे एक कविता लिखी हुई सामने आपको दिख रही है। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे! क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। छाएँ मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी वह सूरज। नहीं उगा था पूरब में वह वर्षा सहसा, बीचों बीच नगर के। काल सूर्य के रथ के पत्थरों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए दसों दिशा में। कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर छायाएँ मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव की सब भाव हो गए, छाए तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थर पर, उजड़ी सड़कों के गज पर, मानव का रचा हुआ सूरज, मानव को भाव बनकर सो गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया, मानव की साक्षी है। ठीक है ना? समझ में आ गया ये आपको? ये हिरोशिमा पे उन्होंने कविता लिखी और इसके लिए उनको ज़रूरत थी केवल प्रत्यक्ष अनुभव की और वो उनको होता है और उन्होंने उसपे लिखा। चलिए अब देखते हैं हम एक समरी जल्दी से देख लेते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ, ठीक है? इस पे इन्होंने बोला और ये लिखा किसने है? अज्ञे जी ने लिखा हुआ है, ये आपको समझ में आना चाहिए। उन्होंने लिखा है मैं क्यों लिखता हूँ, इसमें कुछ-कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं क्यों लिखता हूँ, ये जानने के लिए लिखता हूँ कि आखिरकार मैं क्यों लिखता हूँ, ठीक है? लिख कर के आप जान पाएँगे कि आखिरकार लिखने की वजह क्या है। अब उसके लिए देखिए उन्होंने कुछ एग्ज़ाम्पल दिए जैसे एक दिया लेखक के बारे में, एक दिया उन्होंने कृतिकार के बारे में। ये सब आपको पता होना चाहिए कि लेखक
कौन है और कृतिकार कौन है, इसके बारे में उन्होंने बताया। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि आंतरिक दबाव क्या है, आंतरिक दबाव क्या है और बाहरी आंतरिक दबाव क्या है और बाहरी दबाव क्या है, ठीक है? बाहरी दबाव में उन्होंने ज़िक्र किया हुआ है, प्रकाशक का ज़िक्र किया है, ठीक है? पब्लिशर का ज़िक्र किया है, याद करिए मैंने बताया था आपको, है ना? या संपादक संपादक के तकाज़े की बात की है उन्होंने और एक बताया है आर्थिक दबाव, ठीक है? आर्थिक, है ना? ज़रूरतें, आर्थिक ज़रूरत, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं, ये बाहरी दबाव की हैं, लेकिन कभी-कभी ये अपना रोल प्ले करती हैं आंतरिक दबाव में, ठीक है? उसके बाद उन्होंने अलार्म की बात की, याद करिए आप अलार्म की बात की कि अलार्म के बजने के भी 3 कंडीशन हैं और 3 कंडीशन कौन-कौन सी हैं? पहला तो ये है कि कोई इंसान ऐसा होता है जो अलार्म बजते ही उठ जाता है, अलार्म बजते ही उठ जाता है। कोई ऐसा होता है कि अलार्म बजते हैं, 3-4 बार अलार्म बजते हैं, उसके बाद जाकर के उठता है और कोई ऐसा होता है कि वो अलार्म बजने से पहले ही उठ जाता है, ठीक है? लेखक भी हैं, अलार्म बजने से पहले ही उठ जाते हैं, लेकिन इस अलार्म को वो एज़ अ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और इसी इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने बताया है कि वो जो आंतरिक दबाव है, लोग बाहरी दबाव को इस इंस्ट्रूमेंट के तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और लेखक भी कभी-कभी करते हैं, उनको कोई हर्ज उसके लिए कोई हर्ज उनके लिए नहीं है, ठीक है? उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो आंतरिक दबाव है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक है अनुभूति और दूसरी चीज़ है अनुभव, ठीक है? अनुभव जो है वो बौद्धिक स्तर पे चीज़ होती है, बौद्धिक स्तर पे है ये अनुभव, ठीक है? और अनुभूति जो है वो क्या है? संवेदना संवेदना और कल्पना के सहारे बिल्कुल उस चीज़ को आत्मसात करा देगी जो घटित हुआ है, ठीक है? बौद्धिक स्तर पे चीज़ें क्या होंगी कि जो घटित हुआ है वो आप उसको देख रहे हैं। घटित जो हुआ है उसको आप देख रहे हैं और ये क्या करेगा कि जो घटित नहीं है, घटित नहीं हुआ है, उसे 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 आत्मसात करा देगा, उसे बिल्कुल प्रत्यक्ष आपको दिखा देगा, प्रत्यक्ष दिखा देगा, ठीक है? तो जो आपके साथ घटित नहीं हुआ है, उसे क्या करेगा अनुभूति एकदम प्रत्यक्ष दिखा देगा। अनुभव क्या है? अनुभव तो आपको दिखता ही है, वो घटित होता है, तो दिखाई देता है, ठीक है? है ना? तो अनुभव में क्या है कि वो चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है। अनुभूति में वो चीज़ें आपके साथ नहीं हुई हैं, लेकिन संवेदना और कल्पना के सहारे वो बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखने लगेगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे हिरोशिमा की जो कविता उन्होंने लिखी, वो उससे पहले जो उन्होंने छाया देखी उस पत्थर पे, जो छाया देखी उन्होंने उस पत्थर पे, उससे उन्होंने अनुमान लगा लिया कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा, ठीक है ना? तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है? ध्यान से देखिए और दोबारा 1-2 बार और पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आया हो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? धन्यवाद।